हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 11th के चैप्टर 4 कार्यपालिका के बारे में बताऊंगी, जो आपका सेमेस्टर सेकंड में आ रहा है। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो को आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे कि आपको नोट्स बनाने की दिक्कत ना हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब चलते हैं हम अपने पॉइंट्स की तरफ। तो कार्यपालिका, अगर आपका क्वेश्चन आता है पेपर में कि कार्यपालिका क्या होती है, तो आपको सबसे पहले उसकी परिभाषाएं देनी है। यानी कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है? व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। यानी आपको पता है कि हमारे शासन के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका में आप सभी को पता है कि जो हमारी संसद आती है और देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। और कार्यपालिका क्या काम करती है कि जो भी आपके कानून बन गए तो उनको लागू करना और नीतियों को प्रभावी ढंग से अमल में लाना, ये सारे काम होते हैं आपकी कार्यपालिका के। और न्यायपालिका क्या करती है? वो न्याय करती है। यानी समाज में अगर संविधान का हनन हो रहा है या कोई व्यक्ति किसी के साथ कोई अत्याचार कर रहा है तो रोजाना की प्रक्रिया में लागू करते हैं। तो यह सरकार का वह अंग होता है जो इन नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, तो उसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। यानी आप सभी को पता है कि हमारे कानून बन गए, तो अब उन्हें अमल में लाना या लागू करना भी जरूरी होता है। तो ये काम कौन करता है? कार्यपालिका करती है। तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों व कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो आप सभी को पता चल गया कि इस शासन के अलग अलग अंग होते हैं और वह अपनी अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ कार्य करते हैं। तो अगर हम कार्यपालिका के नाम की बात करें तो वो अलग अलग राज्यों, यहाँ राज्यों का मतलब देश से है, ना कि किसी स्टेट से। तो जो राज्यों में अलग अलग होता है, यानी देशों में अलग होता है। तो कुछ देशों में राष्ट्रपति, तो कुछ देशों में चांसलर होता है। यानी जैसे अगर हम भारत देश की बात करें तो वहाँ पर जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है वह कौन है? राष्ट्रपति है। तो कार्यपालिका में अब आता कौन कौन है? आपके माइंड में ये टॉपिक पॉइंट आ रहा होगा कि जो कार्यपालिका है उसमें आता कौन है। तो उसके अंदर आपके राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्री, और इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा यानी सिविल सेवा के सदस्य, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, और जो ऊंची ऊंची पोस्ट पे गवर्नमेंट सर्विस में कार्यरत हैं, तो वह सारे आपके कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और इनका मेन उद्देश्य यही होता है कि जितने भी कानून बनाए गए हैं उनको अमल में लाना और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना। तो आप सभी को इतना पता चल गया होगा कि कार्यपालिका क्या होती है, उसका मेन काम क्या है कि जो भी कानून बन गए उनको पूरी तरह से लागू करना। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका के प्रकार के बारे में। तो हम देखते हैं कार्यपालिका के प्रकार के बारे में। तो कार्यपालिका 2 तरह की होती है, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी आपकी स्थायी कार्यपालिका। तो राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है? तो सरकार के प्रधान व उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। यानी सरकार के प्रधान कौन हो गया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और उनके जितने भी मंत्री हैं वो सभी राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत वह सभी मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आ जाएंगे जो नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। सरकार ने जितनी भी पॉलिसीज बनाई हैं, जितने भी कानून बनाए हैं, उनके लिए जो उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं, तो वो सारे कौन किस में आते हैं? आपके राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत। अब हम देखते हैं स्थायी कार्यपालिका। तो जो लोग रोज रोज के प्रशासन में भाग लेते हैं या प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं वो स्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं।
तो आप लोगों ने देखा है कि सरकार ने नीतियां बना दी, कानूनों को लागू कर दिया, तो वो सब राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आ गए। लेकिन जो रोज रोज के कार्य होंगे, कानूनों की जांच करना कि ठीक से काम हो रहा है नहीं, तो उन सब के लिए जो उत्तरदायी होते हैं वो होते हैं आपकी स्थायी कार्यपालिका, जिसके अंदर आपके सिविल सेवा के सदस्य आते हैं, यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारे व्यक्ति आपके किसके अंदर आते हैं, स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और इनका मेन मोटिव यही होता है कि देश के अंदर सभी कार्य ठीक प्रकार से हो रहे हैं या नहीं। तो इसके अंदर आपके अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं और स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी और प्रबंधकीय अधिकारी भी शामिल होते हैं। और इन्हें मैं आगे के टॉपिक में क्लियर करूंगी कि ये होते कौन है। अब बात करते हैं कार्यपालिका के प्रकार के बारे में। तो कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, तो उसको हम देखते हैं। तो आप सभी को पता है कि अलग अलग देश में अलग अलग तरह की शासन प्रणाली है। अगर हम जैसे लोकतंत्र की बात करते हैं तो अब काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक सरकार को अपना रखा है। लेकिन जो कार्यपालिका है तो उसके प्रकार आपको अलग अलग देशों में अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। कहीं पर राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्ति दी गई है तो कहीं पर प्रधानमंत्री, कहीं पर राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तो कहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो हम देखते हैं जो पहला टाइप है कार्यपालिका का, तो वो क्या है। तो जो पहला टाइप है वह है आपका सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, यानी जहां पर मिलकर सभी मंत्री यानी संसद के जो भी सदन होंगे तो वह मिलकर जो कार्य करते हैं तो उसको बोला जाता है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, जिसके अंतर्गत दो तरह की आती है कार्यपालिका। एक तो संसदीय कार्यपालिका और दूसरी होती है आपकी अर्ध अध्यक्षात्मक। और कार्यपालिका का एक तो ये हो गया कि सामूहिक नेतृत्व के आधार पर आधारित प्रणाली, और दूसरा होता है एक व्यक्ति के नेतृत्व पर आधारित प्रणाली। तो इसके अंदर कौन सी प्रणाली होती है, अध्यक्षात्मक। तो इन दोनों जो कार्यपालिका के प्रकार हैं इन्हें मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम जो इसका सबसे पहला पॉइंट है संसदीय शासन, इसके बारे में देखते हैं कि संसदीय शासन जो प्रणाली है वो किस तरह की होती है। तो आप सभी को पता है कि सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि गलती से संसार लिख गया, तो आप इसे काट कर आप सरकार लिखें। तो सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। तो विधायिका में जिस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो उसी दल के नेता को उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और वे विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। यदि कोई भी कार्य कर रहा है या उसको लोकसभा से उसके बारे में उसको जवाब देने का हक है, यानी या लोकसभा या राज्यसभा उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। और देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, या ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सरकार का प्रमुख आपका प्रधानमंत्री होता है और जो देश का प्रमुख है वह आपका राष्ट्रपति होता है। तो ऐसा नहीं कि सभी देशों में देश का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है, सब अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से इसका नाम लिया जाता है। जैसे इसमें राजा भी हो सकता है और राष्ट्रपति भी हो सकता है, यानी इसमें संविधान के अकॉर्डिंग जो देश का प्रमुख है वह राजा को भी बनाया जा सकता है, और जो संसदीय गणतंत्र होता है जैसे भारत जैसे देश में तो उसके अंदर राष्ट्रपति ही देश का प्रमुख कहलाता है। और अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिसके अंदर संसदीय लोकतंत्र है या संसदीय शासन प्रणाली है, तो आप देख सकते हैं कि जो कनाडा है तो कनाडा के अंदर क्या है, संसदीय लोकतंत्र है और साथ ही संवैधानिक राजतंत्र है। यानी यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री भी होगा और साथ ही साथ संवैधानिक राजतंत्र है, यानी जो राजा भी शासन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो महारानी एलिजाबेथ है वो द्वितीय राज्य की प्रधान है
और वहां पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा पॉइंट। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो कनाडा की बात करी हमने, यहाँ पर कैसा है, प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष है और जो देश का प्रमुख है वो वहां पर रानी है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। और अगर हम जापान की बात करते हैं तो जापान के अंदर भी संसदीय शासन प्रणाली है। तो इसके अंदर सेम यही चीज है कि राजा देश का अध्यक्ष है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कनाडा और जापान के अंदर एक सी ही शासन व्यवस्था है। तो अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर सरकार का जो प्रमुख है वह कौन है, प्रधानमंत्री, और देश का प्रमुख राष्ट्रपति। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में संसदीय गणतंत्र प्रणाली है। और अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो वहां पर भी संसदीय व्यवस्था है। तो राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान है और वहां पर प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है जो सरकार का प्रधान है। तो वन बाय वन मैंने आपको इन सब के बारे में बता दिया। और इटली में भी सेम हमारे ही देश जैसा शासन है, वहां पर भी संसदीय शासन व्यवस्था और राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। और इंग्लैंड और पुर्तगाल की बात करें तो वहां पर भी यही शासन प्रणाली है। अब हम देखते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में। तो अब हम देखते हैं जो अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो कैसी होती है। तो इसके अंदर भी सेम वही चीज है कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। आपने देखा कि जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली थी तो उसके अंदर भी सेम यही चीज थी। तो जो अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली से मिलकर बनी हुई है और इन दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है। जबकि अगर हम संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें तो आप सभी को पता है कि हमारे देश में, भारतवर्ष में, जो राष्ट्रपति का चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है और जबकि प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आप सभी को ये पता हो चला कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसके अंदर राष्ट्रपति देश का अध्यक्ष हो सकता है। तो इसी तरह से वहां पर जरूरी नहीं कि गणतांत्रिक सरकारी हो, वहां पर राजा जो संवैधानिक गणतंत्र के हिसाब से भी चुना जाता है। और यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो अर्धाध्यक्षात्मक शासन है इसके अंदर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ही हो रहा है, चाहे वह राष्ट्रपति का हो या प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों को लोकसभा राज्यसभा को जवाब देना पड़ता है कि यह कार्य किस लिए हुआ, यानी उन्हें जो भी लोकसभा के मेंबर हैं उन्हें मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों से प्रश्न पूछने का हक है। तो यह जो शासन प्रणाली है वह कहाँ पर है, ये फ्रांस में है, रूस में है और श्रीलंका में है। तो आप देखोगे रूस में अर्धाध्यक्षात्मक प्रणाली है, इसके अंदर राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। इसी तरह से फ्रांस में भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्धाध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। तो आई होप आपको अर्धाध्यक्षात्मक शासन के बारे में समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं जो लास्ट है अध्यक्षात्मक शासन वह कैसा होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कहाँ पर है, ये अमेरिका में है, ब्राजील में है, लैटिन अमेरिका में है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रमुख होता है और वही सरकार का प्रमुख भी होता है, यानी इसके अंदर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं है। और राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है, यानी यहाँ पर जनता जिस तरह से हमारे भारतवर्ष देश में जनता प्रधानमंत्री को चुनती है उसी तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति को भी जनता चुनती है। और ये विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, इसका मन है तो ये जवाब देगा, अदरवाइज ये जवाबदेह नहीं होता कि कोई कार्य इसने क्यों किया। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से व्यक्ति पूजा की स्थिति बन जाती है, यानी सभी निर्णय एक ही व्यक्ति द्वारा लिए जा रहे हैं। तो ये स्थिति आपकी अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका में है। तो आपको पता होगा कि हमारे जो भारतवर्ष के संविधान निर्माता के
लोग थे वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश में किसी भी एक व्यक्ति पूजा की स्थिति हो, इसीलिए हमने संसदीय प्रणाली को चुना, जिससे कि समाज में अलग अलग विचारों के लोगों के होते हुए, अलग अलग राय होते हुए सभी मिलकर संयोजन या समायोजन के तहत आपस में अपने नियम कानूनों को बना सके, यानी मिलकर किसी भी कार्य को पूरा कर सके। तो आज मैंने आपको वीडियो में कार्यपालिका के बारे में बताया, उसके प्रकार को मैंने डीपली आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना